बॉटनी 2 BSc थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 17 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए घातक जीन, बी प्रबलता, सी संपूरक जीन, डी द्विक जीन, ई एलीलिक जीन इंटरएक्शन, एफ परिपूरक जीन का अनुपूरक जीन। 50 बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उत्तर जीन की अन्योन्य या अंतरक्रिया इंटरएक्शन ऑफ जीन्स। मेंडल के वंशागति के तृतीय नियम स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो कि इस नियम का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण द्विसंकरण अनुपात 9:3:3:1 में परिवर्तित हो जाता है। इसका मुख्य कारण इन लक्षणों से संबंधित जीन में अंतरक्रियाओं इंटरएक्शंस का होना है। किसी ट्रेट का संनियमन 2 या 2 से अधिक जीन्स के पारस्परिक क्रिया इंटरएक्शन द्वारा होता है, और उदाहरणों में लक्षणों की भावाकृति कई जीन्स के मिश्रित कंबाइंड सक्रियता एक्शन पर निर्भर करती है। इस प्रकार की क्रिया को जीन की परस्पर क्रिया या इंटरएक्शन कहते हैं। आनुवंशिक अन्योन्य क्रिया 2 एलीलोमॉर्फ में एक ही जीन के बीच पाई जाती है तो उन्हें अंतरा अथवा युग्मविकल्पीय अन्योन्य क्रिया, एलीलिक इंटरएक्शन अथवा अंतःजीनी आनुवंशिक अन्योन्य क्रिया, इंट्राजेनेटिक इंटरएक्शन कहते हैं। अंतर्जीनी आनुवंशिक अन्योन्य क्रियाओं जेनेटिक इंटरएक्शन में एक ही गुणसूत्र क्रोमोसोम पर अथवा दूसरे गुणसूत्र पर स्थित स्वतंत्र जीन्स इंडिपेंडेंट जीन्स एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिसे अयुग्म विकल्पीय आनुवंशिक अन्योन्य क्रिया नॉन एलेलिक जेनेटिक इंटरएक्शन भी कहते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जीनों की प्रमुख अन्योन्य क्रियाएं इंपॉर्टेंट इंटरएक्शंस ऑफ जीन्स। कुछ जीन परस्पर क्रिया करते हैं जिनके कारण वे मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसी कारण मेंडल द्वारा प्राप्त एक प्रसंकरण मोनोहाइब्रिड एवं द्विप्रसंकरण अनुपात में परिवर्तन या विचलन डेविएशन हो जाता है। इन विचलनों का अध्ययन निम्न 2 समूहों के अंतर्गत करेंगे। एक प्रसंकरण अनुपात से विचलन डेविएशन फॉर्म मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक प्रसंकरण अनुपात 3:1 से विचलन प्रदर्शित करने वाला प्रमुख उदाहरण घातक जीन लिथल जीन है, जो कि घातकता लिथैलिटी के लिए उत्तरदायी होता है। घातक जीन या घातकता, लिथल जीन्स और लिथैलिटी। कुछ ऐसे जीन्स ज्ञात हुए हैं जो जीवन चक्र में किसी भी समय किसी जीव की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। ये जीन्स किसी जीव के उत्तरजीविता सर्वाइवल को कम कर देते हैं। ऐसे जीन्स को घातक जीन लिथल जीन्स कहते हैं। सन 1950 में क्यूनोट नामक एक फ्रेंच अनुवंशिज्ञ, जिन्होंने चूहे में शरीर के रंग में से संबंधित जीन, विशेष रूप से पीले जीन्स वाई पर जो सामान्य मेंडेलियन पृथक्करण के नियम में फिट नहीं बैठता, पर कार्य किया। पीला जीन आभासी रूप से प्रभावी जीन होता है। इसका अप्रभावी एलील वाई भूरे ब्राउन रंग का निर्धारण करता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसी प्रकार संदर्भ में जब पीले चूहों को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो सभी प्राप्त संतानें पीले नहीं थीं, क्योंकि उनके साथ सामान्य अवगति अर्थात भूरे रंग वाली संतानें भी उत्पादित हुईं। पीले प्रकार के व्यक्तिगतों इंडिविजुअल्स को जब सामान्य अवगति से बैक क्रॉस कराया गया तो क्यूनोट ने परीक्षित किया कि सभी पीले चूहे असमजात कैपिटल वाई स्मॉल वाई थे और पीला समजात कैपिटल वाई वाई कोई भी नहीं था। इन परीक्षणों के कारण वैज्ञानिक क्यूनोट ने यह सोचा कि वह शुक्राणु जो कैपिटल वाई जीन को वहन करते हैं वे कैपिटल वाई जीन युक्त अंड को पेनेट्रेट नहीं पाते हैं, परंतु बाद में कैस्टल एवं लिटिल 1910 ने यह परीक्षित किया कि पीले होमोजाइगस बने तो थे, परंतु गर्भाशय में ही मर जाते हैं। उनके अनुसार कैपिटल वाई का शरीर के रंग पर प्रभावी फिनोटाइपिक प्रभाव है, परंतु इसी के साथ इसकी घातकता लेथैलिटी पर रिसेसिव प्रभाव है, जिसके फलस्वरूप जब कैपिटल वाई वाई होमोजाइगस बनते हैं तो वे मृत हो जाते हैं। अतः पीले चूहों का आपस में क्रॉस से हमेशा संतानें 3 पीले अनुपात 1 अगौती के स्थान पर 2 पीले अनुपात 1 अगौती के अनुपात में प्राप्त होती हैं। द्विप्रसंकरण अनुपात से विचलन डेविएशन फॉर्म डिहाइब्रिड क्रॉस।
जीन्स की अंतःक्रियाओं के कारण द्विप्रसंस्करण अनुपात 9:3:3:1 के अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप निम्न प्रकार की अंतःक्रियाएं पाई गई हैं। एक प्रबलता एपिस्टेसिस, एक प्रभावी प्रबलता डोमिनेंट एपिस्टेसिस 12:3:1, 2 अप्रभावी प्रबलता रिसेसिव एपिस्टेसिस 9:3:4, 2 अनुपूरक जीन सप्लीमेंट्री जीन 9:3:4, 3 पूरक जीन कम्प्लीमेंट्री जीन 9:7, 4 योज्य जीन एडिटिव जीन 9:6:1, 5 प्रतिलिपिक जीन या अनुलिपिक कारक डुप्लीकेटिंग फैक्टर और जीन 15:1 प्रबल। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। एपिस्टेसिस। इसके समझने के लिए मेंडल ने पैतृगति नियमों को देखना होगा। मेंडल के अनुसार जब एलिलोमार्फ्स या विपर्यायी गुण कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एक साथ आ जाते हैं तो पहली पीढ़ी कैपिटल F1 में वे दोनों गुण एक दूसरे पर प्रभावी रहता है। प्रबलता में प्रभावी जीन कभी कभी दूसरे प्रभावी नॉन एलिलिक जीन के प्रभाव को दबा हाइड्स ओवर सोच देता है। इस प्रकार ऐसे जीन जो कि दूसरे जीन की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन को दबाकर उसके लक्षणों को स्वयं प्रकट करने लगता है, प्रबल जीन एपिस्टैटिक जीन कहलाते हैं और यह घटना प्रबलता एपिस्टैटिस कहलाती है। वह जीन जो दूसरे नॉन एलिलिक जीन के भावाकृति को रोकता इनहिबिट है एपिस्टैटिक, तथा वह जीन जिसका प्रभाव एपिस्टैटिक जीन द्वारा दबा दिया जाता है हाइपोस्टैटिक कहलाता है। प्रबलता दो प्रकार की हो सकती है, एक प्रभावी प्रबलता डोमिनेंट एपिस्टैसिस, 2 अप्रभावी प्रबलता रिसेसिव एपिस्टैसिस। एक प्रभावी प्रबलता डोमिनेंट एपिस्टैसिस 12:3:1 जब प्रबलता प्रभावी जीन्स के प्रभाव में होती है तब उसे प्रभावी प्रबलता कहते हैं। उदाहरण चोलम पौधे सारगम कैंडेटम में दोनों के चाकी रंग पर्ल ग्रेन कलर प्रभावी होता है। प्रभावी जीन कैपिटल P की उपस्थिति में पर्ल रंग उत्पादित होता है, जबकि चाकी रंग इस जीन की अनुपस्थिति में उत्पादित होता है। प्रभावी जीन कैपिटल W भी होता है जो बीजों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है और ऐसी स्थिति में कैपिटल W जीन कैपिटल P पर प्रभावी होता है। और इसी कारण यह देखा गया है ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि जब कैपिटल W उपस्थित होता है तो दोनों में सदैव लाल रंग की उत्पादित होता है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि जीन P अनुपस्थित है या उपस्थित। इसके अतिरिक्त कैपिटल W जीन की अनुपस्थिति में दाने पर्ल या चाकी रंग उत्पादित कर सकते हैं, जो इस प्रकार निर्भर करेगा कि कैपिटल P जीन उपस्थित है या अनुपस्थित। चोलम में तीनों प्रकार रंग का जीनोटाइपिक प्रतिनिधित्व निम्नलिखित रूप से होगा। चाकी दाने स्मॉल WWP, लाल दाने कैपिटल WWP और कैपिटल WW स्मॉल P, पर्ल दाने स्मॉल WW कैपिटल P। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जैसा कि प्रस्तावित चेकर बोर्ड हल में दर्शाया गया है कि जब लाल दाने प्रकार कैपिटल WWW स्मॉल P को पर्ल प्रकार से क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल F1 पीढ़ी की संतानें लाल दानों वाली होती हैं। जब F1 संतानों को स्वपरागित होने दिया जाता है तो F2 पीढ़ी की संतानों में तीनों प्रकार के पौधे 12 लाल 3:1 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं। अतः 12:3:1 अनुपात को डाई हाइब्रिड क्रॉस का परिवर्तित रूप माना जा सकता है। 2 अप्रभावी प्रबलता पॉसेसिव एपिस्टेसिस 9:3:4 ऐसी प्रबलता जो कि अप्रभावी जीन के कारण होती है उसे अप्रभावी प्रबलता कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उदाहरण चूहों का रंग चूहों में प्रभावी जीन CA की अनुपस्थिति में रंगीन चूहे कलर्ड उत्पन्न करता है। इसी प्रकार प्रभावी जीन CA की उपस्थिति में अगौती रंग के चूहे उत्पन्न करता है। अतः कैपिटल CC स्मॉल AA जीनोटाइप वाले चूहे रंगीन और स्मॉल CC कैपिटल AA जीनोटाइप वाले चूहे एल्बिनो रंग के होते हैं। जब कैपिटल CC स्मॉल AA एवं
स्मॉल डबल सी कैपिटल ए में संकरण कराया जाता है तब F1 पीढ़ी में केवल अगौती रंग वाले चूहे उत्पन्न होते हैं। F1 में इंटरक्रॉस करने पर चित्रानुसार जीनोटाइप एवं फिनोटाइप वाले चूहे प्राप्त होते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्रॉस के परिणामों को देखने पर ज्ञात होता है कि स्मॉल डबल सी डबल ए जीनोटाइप वाले चूहों का रंग भी एल्बिनो ही रहता है। हमें मालूम है कि एल्बिनो रंग उत्पन्न होने के लिए प्रभावी जीन कैपिटल ए कोष्ठक कैपिटल डबल ए या स्मॉल ए कैपिटल ए का होना आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल डबल सी एलील कैपिटल डबल ए के प्रभाव को दबा देते हैं और कैपिटल डबल ए के प्रभाव को स्वयं प्रकट करते हैं। इस प्रकार यहाँ स्मॉल डबल सी एलील कैपिटल डबल ए एलील्स पर एपिस्टेटिक होते हैं। इसका मुख्य कारण दोनों एलील कैपिटल ए का डबल ए का अनुपस्थित होना है। ऐसी स्थिति में द्विसंकरण अनुपात 9:3:3:1 के स्थान पर 9:3:4 का अनुपात प्राप्त होता है। संपूरक जीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन 9:7 दो या दो से अधिक जीन्स जो कि दो विभिन्न प्रकार के जनकों से वंशागत होते हैं उनके मध्य अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये पूरक लक्षण तभी जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उत्पन्न होते हैं जब दोनों जनकों के प्रभावी जीन एक संतति में आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो प्रभावी स्वतंत्र अव्यूहन जीन्स एक दूसरे के प्रभाव को पूर्ण करके नया लक्षण उत्पन्न करते हैं। ऐसे जीन्स को ही पूरक जीन कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक विशिष्ट फिनोटाइपिक लक्षण को उत्पन्न करने के लिए दोनों जीन्स प्रभावी की आवश्यकता होती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। उदाहरण बैटसन एवं पुनेट ने मीठी मटर, स्वीट पी या लथाइरस ओडोरेटस की दो सफ़ेद पुष्प वाली प्रजातियों में संकरण कराया। इसमें से एक पौधे के पुष्प के सफ़ेद रंग का निर्धारण प्रभावी जीन कैपिटल सी एवं दूसरे पौधे में पुष्प के सफ़ेद रंग का निर्धारण प्रभावी जीन कैपिटल पी करता है। दोनों में क्रॉस करने पर F1 पीढ़ी में रंगीन पुष्प कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी वाले पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें दो प्रभावी जीन सी एवं पी उपस्थित रहते हैं। F1 पीढ़ी पौधों में स्वपरागण के पश्चात रंगीन पुष्प एवं सफ़ेद पुष्प वाले पौधे 9:7 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। रंगीन पुष्प युक्त पौधों के विकास के लिए दो प्रभावी जीन सी एवं पी एक दूसरे के लिए संपूरक होते हैं तथा एक साथ उपस्थित होने पर ही ये रंगीन पुष्प विकसित करते हैं। इसके रंगीन वर्णक एंथोसायनिन के उत्पादन के लिए दोनों प्रभावी जीन सी एवं पी का एक साथ होना आवश्यक होता है। चुप हो जाओ। द्विक या प्रतिलिपि जीन डुप्लीकेट जीन 15:1 यह द्विसंकरण का परिवर्तित रूप है। ऐसे जीन्स अन्योन्य क्रिया में अकेले अथवा सम्मिलित रूप से एक फिनोटाइपिक लक्षण उत्पन्न करते हैं, अतः ये जीन समरूपी होते हैं। कभी कभी एक ही गुणसूत्र पर समान प्रभाव वाले दो या दो से अधिक जीन्स एक साथ पाए जाते हैं, तब ऐसे जीन्स को ही प्रतिलिपि जीन्स कहते हैं। अबे किधर है बे? कटेट कहाँ है आप? उदाहरण G.H. शुल्ट ने कैप्सेला नामक पौधे पर संकरण प्रयोग किया और F2 पीढ़ी में 15:1 का अनुपात प्राप्त किया। इस पौधे में कैप्सूल के आकार के फल बनते हैं। ये कैप्सूल दो प्रकार के होते हैं, एक त्रिकोणीय ट्रायंगुलर कैपिटल डबल ए डबल बी, दो लटवाकार टॉप शेप्ड स्मॉल डबल ए डबल बी। इन दो प्रजातियों के मध्य संकरण किया जाता है तब F1 पीढ़ी में केवल त्रिकोणीय कैप्सूल युक्त पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि इनमें स्वपरागण के पश्चात F2 पीढ़ी में त्रिकोणीय कैप्सूल एवं लटवाकार कैप्सूल प्राप्त होते हैं। 15:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जीन ए एवं बी अकेले एक एवं साथ साथ दोनों ही स्थितियों में त्रिकोणीय कैप्सूल उत्पन्न करते हैं, अर्थात जीन ए एवं बी एक दूसरे के द्विक रूप होते हैं। क्यों हिला डाला ना? परिपूरक जीन सप्लीमेंट्री जीन्स कभी कभी ऐसे दो विभिन्न प्रकार के जीन्स के मध्य पारस्परिक क्रिया अंतरक्रिया इंटरेक्शन होती है, जहाँ पर एक प्रकार का जीन अपनी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने में सफल होता है, परंतु दूसरे जीन की अपनी कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है। तब जब ये दोनों जीन पारस्परिक क्रिया करते हैं तब इसके परिणाम स्वरूप ये एक नया लक्षण उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार अनुपूरक या परिपूरक जीन दो स्वतंत्र
एवं प्रभावी जीन होते हैं, जिनमें एक प्रभावी जीन अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है चाहे दूसरा प्रभावी जीन उपस्थित हो अथवा नहीं। दूसरा प्रभावी जीन जब पहले के संपर्क में आ जाता है तब वह पहले जीन के अभिव्यक्ति को परिवर्तित कर देता है, परंतु दूसरा जीन अकेले होने पर अपनी अभिव्यक्ति प्रकट नहीं कर पाता है। उदाहरण ज्वार सोरगम में ग्लूम्स का काला बैंगनी पी भूरे रंग स्मॉल पी पर प्रभावी है। इस पौधे में संकरण के दौरान पाया गया कि काला बैंगनी रंग लाल रंग के में परिवर्तित हो जाता है। भूरे रंग के ग्लूम्स युक्त जनक के जीनोम में जब क्यू जीन अप्रभावी जीन स्मॉल पी के साथ होता है तब उसकी अपनी कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार स्मॉल क्यू जो कि एक अप्रभावी जीन है भी अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने में असमर्थ होता है। लेकिन जब दोनों प्रभावी जीन पी एवं क्यू एक साथ आ जाते हैं तब काला बैंगनी रंग लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब F1 पीढ़ी संतति में स्वपरागण होता है तब F2 पीढ़ी में 9 लाल रंग 3 काला बैंगनी एवं 4 भूरे रंग के ग्लूम्स युक्त पौधे 9:4 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि ज्वार की दो प्रभावी एलील पी एवं क्यू के पुनः संयोजन के परिणामस्वरूप ही लाल बैंगनी रंग वाले ग्लूम्स का निर्माण होता है, अर्थात दो प्रभावी जीन एक दूसरे के परिपूरक होते हैं। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? योज्य जीन एडिटिव जीन्स स्ट्राइकबर्गर 1983 के विचार अनुसार कुछ जीन जोड़े में रहकर अपने गुणों की भावाकृति करते हैं, अतः ये संयुक्त रूप से उपस्थित होने पर ही गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जीनों को युगल समूह को योज्य जीन कहते हैं, जबकि इस प्रकार के वंशगतिकी योजीय वंशगतिकी कहलाता है। उपर्युक्त प्रकार के जीन व्यवहार को हम कुकुरबिटा पेपो का उदाहरण लेकर समझा सकते हैं, जिसमें विभिन्न फल किस्में लंबी गोलाकार या बिंबाकार होती हैं। जब दो गोलाकार फल उत्पादित करने वाली किस्मों का क्रॉस कराया जाता है तो F1 संततियों बिंबाकार फल वाली होती है। जब इन F1 पीढ़ी की संततियों को स्वपरागित होने दिया जाता है तब F2 पीढ़ी में 9 बिंबाकार अनुपात 6 गोलाकार अनुपात 1 लंबे फल वाली संतानें प्राप्त होती हैं। इसमें जीन के दो युगल फल के आकार शेप को निर्धारित करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण ही बिंबाकार फलों का उत्पादन होता है, जबकि दोनों अप्रभावी जीनों की उपस्थिति के कारण लंबे फलों का निर्माण होता है। यह बात विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य है कि इस उदाहरण में F1 संतान दोनों जनकों में से किसी से भी नहीं मिलता और F2 में एक नए प्रकार की समलक्षणीय भावाकृति होती है और ऐसी जीनों की योज्य प्रकृति एडिटिव नेचर के कारण होता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।